सभी बच्चों को नमस्कार। कल हमने रासायनिक परिवर्तन के गुण पढ़े थे जो कि ये थे, और आज हम रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण पढ़ेंगे। जैसे लोहे में जंग लगना, भोजन का पाचन होना, फलों का पकना और अंगूर का किण्वन होना। अंगूर का जब किण्वन होता है तो इस प्रक्रिया में शराब बनाई जाती है। ओजोन गैस का अपघटन होना, ओजोन की जो लेयर है जो कि हमारी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, ओजोन की जो गैस है उसका भी अपघटन होकर के ऑक्सीजन गैस का निर्माण हो रहा है। तो ओजोन का अपघटन भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार जो हरे पेड़ पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। और पौधों की लंबाई बढ़ना, कोई भी सजीव है अगर उसकी लंबाई उसकी बढ़ रही है, उसकी ग्रोथ हो रही है, तो उसमें भी एक प्रकार की उनकी बॉडी में और उसके स्ट्रक्चर में उनमें रासायनिक चेंजेज हो रहे हैं जिसकी वजह से उसकी लंबाई बढ़ रही है। दूध से दही का बनना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। ये उदाहरण अमूमन ज़्यादा दिया जाता है रासायनिक परिवर्तन के लिए। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना पिछली जो वीडियो के अंदर हमने पढ़े थे भौतिक परिवर्तन, उसके अंदर भी आया था। तो वहाँ पर मोमबत्ती के जलने में मोम का पिघलना वो भौतिक परिवर्तन है। और यहाँ मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती को जब अपन जलाते हैं तो उसमें जो धागा होता है वो धागा का जो दहन हो रहा है, वो जो धागा जो जल रहा है वहाँ पर उसके अंदर रासायनिक परिवर्तन है। और उसके बाद है लकड़ी का जलना। अगर कोई भी पदार्थ है जैसे कोयले का जलना, लकड़ी का जलना, प्लास्टिक का जलना, अगर वहाँ जल रहा है गैस का जलना, तो उसमें सारे जो परिवर्तन होंगे वो परिवर्तन होंगे रासायनिक परिवर्तन। अब इन सारे रासायनिक परिवर्तनों में एक परिवर्तन जो इम्पोर्टेंट है वो है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगने का रासायनिक समीकरण ये है, जैसे लोहे का प्रतीक Fe, जिसको लैटिन भाषा में फेरम कहते हैं, इसलिए इसका प्रतीक Fe है। ऑक्सीजन और ये जल वाष्प यानी जल, तो लोहे की जब ऑक्सीजन के साथ में और जल या जल वाष्प के साथ में विक्रिया होती है तो एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, आयरन ऑक्साइड, जिसको कि अपन जंग कहते हैं। ये जंग लोहे के ऊपर लगता है जिससे लोहे का भार बढ़ जाता है। ये प्रश्न भी अमूमन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि जब लोहे पर जंग लगता है तो लोहे का भार बढ़ता है या घटता है, तो लोहे का भार बढ़ जाता है। ये जंग का रासायनिक सूत्र है Fe2O3, आयरन ऑक्साइड। अब अपन जो रासायनिक जो समीकरण है वो कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे ये रासायनिक जो समीकरण है ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो शब्द समीकरण और एक सूत्र समीकरण। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखने के लिए ये दो तरीके काम में लिए जाते हैं। पहला शब्द समीकरण, इसमें सिर्फ शब्दों का प्रयोग किया जाता है और इसमें किसी भी अभिकार के सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। जब रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में शब्द समीकरण या सूत्र समीकरण के द्वारा लिखाया जाता है तो उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसको संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए जो प्रक्रिया काम में ली जाती है वो ही रासायनिक समीकरण है। और ये इसमें दो प्रकार के उपाय काम में ले सकते हैं अपन, तरीके, एक तो शब्द समीकरण और दूसरा सूत्र समीकरण। अब जैसे शब्द समीकरण में क्या होता है, इसके अंदर सूत्रों का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इनकी अभिक्रिया से क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें जो तीर के चिन्ह के बाईं ओर हैं इनको अभिकारक कहा जाता है। जैसे यहाँ मैग्नीशियम भी अभिकारक है और ऑक्सीजन भी अभिकारक है। इनकी आपस में अभिक्रिया होने से उत्पाद क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर अपन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ना कि सूत्रों का प्रयोग कर रहे हैं। सूत्र का प्रयोग अपन आगे करेंगे। तो ये अभिकारक हो गया और ये उत्पाद
उत्पाद हो गए। अभिकारक तीर के चिन्ह के बाईं ओर होते हैं और उत्पाद तीर के चिन्ह के दाईं ओर होते हैं। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन, जिंक यानी जस्ता। ये जस्ता धातु जो है, जब इसकी अभिक्रिया यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है, यानी धातु की अभिक्रिया जब किसी भी अम्ल से होती है तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट यानी लवण बनता है। और ये लवण भी धातु के अकॉर्डिंग बनेगा प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अभिकारक 2 हैं और उत्पाद भी 2 हैं। तो इधर तीर के चिन्ह के बाईं ओर वाले इनको अभिकारक कहा जाता है। अगर आपको पूछ ले कि इसमें अभिकारक कौन कौन है, तो आप कहोगे जिंक है और एक यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है। और उत्पाद कौन है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन है। तो अब इसमें आ रहा है कि उपरोक्त शब्द समीकरण में तीर के चिन्ह के बाईं ओर, जो मैंने आपको बताया उसको यहाँ पर लिखा गया है, बाईं ओर वाले पदार्थ अभिकारक और दाईं ओर वाले उत्पाद कहलाते हैं। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है। तीर का जो सिरा है वो उत्पाद की ओर होता है कि क्या उत्पाद बना है। अब सेकंड जो विधि है वो है यानी सूत्र समीकरण। यहाँ पर हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए शब्दों की जगह यानी सूत्रों का प्रयोग करेंगे। जब रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है तो इसे सूत्र समीकरण कहते हैं। जैसे ऊपर वाली जो अभिक्रिया थी वही यहाँ पर ऊपर देखो क्या कहा गया तुमने, वहाँ पर मैग्नीशियम, ये देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, यहाँ पर हमने यानी शब्दों का प्रयोग किया और यहाँ अपन किसका प्रयोग कर रहे हैं, इनके यानी सूत्रों का या इनके प्रतीक चिन्ह का। अगर वो यानी तत्व है तो उसके यानी प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करेंगे और अगर वो यौगिक है तो उसके सूत्र का प्रयोग करेंगे। ये मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन, ये दोनों इनके सूत्र हैं। मैग्नीशियम का, ये मैग्नीशियम धातु है। मैग्नीशियम की जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ये वही प्रक्रिया है कि मैग्नीशियम का जो रिबन को अपन ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका दहन करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना ये यानी धात्विक ऑक्साइड है और धात्विक ऑक्साइड की जो यानी प्रकृति होती है वो होती है क्षारीय। ये अपन आगे पढ़ेंगे विस्तार से। अब आ रहा है यानी कंकाली या ढांचा समीकरण। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है तो उसको अपने क्या कह सकते हैं, उसको कंकाली समीकरण कहलाता है। जैसे उपरोक्त ऊपर ये जो रासायनिक समीकरण दिया गया है इसमें ये एक प्रकार का यानी कि कंकाली समीकरण है। देखो यहाँ पर मैग्नीशियम का परमाणु 1 है, तीर के चिन्ह के इधर और इधर भी मैग्नीशियम का परमाणु 1 है। इधर ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, 2 हैं, लेकिन इधर ऑक्सीजन का परमाणु 1 है। इसका मतलब ये जो रासायनिक समीकरण है इस रासायनिक समीकरण को अपन कंकाली समीकरण कह सकते हैं क्योंकि यह असंतुलित होता है। जो रासायनिक समीकरण असंतुलित होता है उसको अपन यानी कंकाली या उसको ढांचा समीकरण कहते हैं। अब कंकाली या ढांचा समीकरण जो कि असंतुलित होते हैं, अब इन समीकरणों को हमारे को संतुलित करना आवश्यक होता है। तो अब अपन इसके अंदर पढ़ेंगे कि जो यानी असंतुलित जो कंकाली समीकरण है उनको अपने को संतुलित कैसे करना है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण, अब किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें एक प्रकार का नियम जो काम में लेना है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश, अर्थात अभिक्रिया में अभिकारक तत्वों का द्रव्यमान उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। क्या मतलब है इसके कहने का, ये जो नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये कह रहा है कि जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होगा
उतना ही द्रव्यमान किनका होगा, उत्पाद का होगा। ना तो द्रव्यमान घटेगा और ना उनका द्रव्यमान बढ़ेगा, मतलब उनका जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान यानी संरक्षित रहेगा, ना तो उसके अंदर वृद्धि होगी और ना ही उसके अंदर ह्रास होगा। तो इस नियम के अकॉर्डिंग, इस नियम के अनुसार, जो कि हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जैसे कि ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है कि ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। तो इस नियम के अनुसार ही अपन जो कंकाली समीकरण होते हैं, जो असंतुलित समीकरण होते हैं, उनको अपन यानी संतुलित करना सीखेंगे। तो ये नियम यही कह रहा है कि दोनों ओर अभिकारक और उत्पाद, उनका द्रव्यमान या उनके परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे कि दूसरे शब्दों में कहें इनको कि रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। कहने का मतलब ये है कि अभिकारक चाहे 2 हो चाहे 3 हो, उनके जितने सारे जो परमाणुओं की संख्या है और उत्पाद के अंदर भी उनके परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, तो ही वो जो संतुलित जो समीकरण होगा उसको अपन कह सकते हैं कि ये संतुलित समीकरण है। अतः हमें कंकाली या ढांचा समीकरण जो कि असंतुलित होता है उसको संतुलित करके द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करना होता है। जैसे उदाहरण एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम की जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रही है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ये एक प्रकार का यानी कंकाली समीकरण है, क्योंकि ये समीकरण असंतुलित है। मैंने पहले भी बताया था कि देखो अभिकारक, ये अभिकारक है और ये उत्पाद है, तीर के चिन्ह के बाई और अभिकारक। इधर मैग्नीशियम एक है, इधर भी मैग्नीशियम का जो एटम है वो एक है। ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु, लेकिन उत्पाद में ऑक्सीजन का परमाणु कितना है, एक ही है। इसका मतलब मैग्नीशियम तो यहाँ संतुलित है, पूरा समीकरण संतुलित होना चाहिए। मैग्नीशियम तो संतुलित है लेकिन ऑक्सीजन संतुलित नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं अभिकारक में और उत्पाद में ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। इसका मतलब ये असंतुलित समीकरण है, जिसको कि अपन कंकाली समीकरण भी कहते हैं। ये बोर्ड एग्जाम के अंदर भी प्रश्न आ चुका है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है, तो कंकाली समीकरण कहा जाता है। अब देखो, अब इसको यहाँ पर अपन यानी कि संतुलित करेंगे। तो यहाँ पर यानी संतुलित करने के लिए, ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो इसको यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन का तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन का संतुलन तो हो गया, लेकिन मैग्नीशियम असंतुलित हो गया। अब मैग्नीशियम यहाँ पर 2 हो गए, लेकिन यहाँ पर कितना है, 1, तो यहाँ पर भी मैग्नीशियम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। देखो इसमें उत्पाद और अभिकारक दोनों और जो जितने भी तत्व या यौगिक इसमें भाग ले रहे हैं उनके परमाणुओं की संख्या बराबर है और होती है। यही यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। एक और इसमें उदाहरण लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जब आपस में अभिक्रिया होती है तो जल का निर्माण होता है। तो H2 + O2 H2O बन गया। इधर देखो हाइड्रोजन 2 हैं, इधर भी हाइड्रोजन 2 हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, इधर ऑक्सीजन का 1 परमाणु। इसका मतलब ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं कर रहा है, तो ये कंकाली समीकरण है, ये असंतुलित समीकरण है। तो इसको भी हमारे को संतुलन, ये समीकरण है, इसको भी हमारे को संतुलित करना है। तो क्या करेंगे, इधर देखो ऑक्सीजन
1 है और इधर ऑक्सीजन 2 है। तो इधर ऑक्सीजन 2 करने के लिए ऑक्सीजन को किससे मल्टीप्लाई किया गया है? 2 से। 2 से जब यानी मल्टीप्लाई किया गया है तो ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, लेकिन हाइड्रोजन का अनुपात बदल गया। यहाँ हाइड्रोजन के परमाणु कितने हो गए? ये 2 से मल्टीप्लाई, 2 दूनी कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन हो गए। और इधर हाइड्रोजन कितने थे? 2 ही थे। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु 2 दूनी 4, इधर भी हाइड्रोजन के परमाणु 2 दूनी 4, ऑक्सीजन के परमाणु 2, ऑक्सीजन के परमाणु 2 एकम 2, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। तो इस प्रकार अपन यानी रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आगे भी यानी सीखेंगे। ये आपको यानी छोटा सा यहाँ पर यानी बताया गया है। और ये यानी कि एक प्रकार के सरल जो यानी रासायनिक समीकरण हैं, तो इनसे अपन बड़े बड़े इसके बाद में आगे जो यानी रासायनिक समीकरण आएंगे उनको भी अपना संतुलित करना अपन सीखेंगे। तो यहाँ तक आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप अच्छी तरीके से इस यानी ग्रीष्मावकाश में अपना विज्ञान विषय को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लें, फिर आसानी से इसका दोहरान करते रहें और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से इसको यानी परिष्कृत रूप में अपन लेके आएंगे। धन्यवाद।